वेलकम एवरीवन, आप सब लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे रेगुलेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में। रेगुलेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, इसके अंदर भी हम लोगों ने 4 सवाल लिए और ये 4 सवाल बहुत आसान सवाल हैं, लेकिन इसको प्रॉपर ढंग से अगर आप कोई एग्जाम लिख रहे हैं या इसके बारे में जब जानकारी आप बताते हैं तो इसको एक क्रिस्प तरीके से किस तरह से बताया जाता है, हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरा, ये बेसिकली आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जो है उसे डेवलप करने के लिए है, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि व्हाट एग्जैक्टली इज द रिक्वायरमेंट्स। सो बेसिकली लेट अस स्टार्ट विद, जैसे हम लोगों ने पिछली बार लिया था, समरी। सो एक क्विक क्या क्या चीजें हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। रेगुलेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर द लीगल रीजन फॉर मैनेजिंग वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेट्स टू अ फ्रेमवर्क ऑफ लॉ that governs the conduct of business and organization. That means एक लीगल रीजन है वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने का, जिसे हम लोग एक लॉ गवर्निंग कंडक्ट जो जिसे कहा जाता है बिजनेस का, उससे रिलेट करते हैं। सो दैट हैंस इट इज सेड दैट द लीगल रीजन फॉर मैनेजिंग वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी relates to the framework of laws that governs द कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। एक बिजनेस किस तरह से रन करता है उसको गवर्न करता है ना लीगल रीजन। सो दैट इज व्हाट इज कवर्ड हियर। इसके बाद में आता है द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आईएलओ के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन आईएलओ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट आउट कन्वेंशन दैट इज C155 and regulation R164 which applies to workplace health and safety standard. So ILO ने कन्वेंशन निकाला है, दो कन्वेंशन, एक कन्वेंशन है C155 और रेगुलेशन है R164। ये अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो भी आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन से ये किस चीज के बारे में है? सो विच अप्लाइज, ये अप्लाई करता है वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड के बारे में। सो ये आप रेफर कर सकते हैं। अब बात आती है, मोस्ट कंट्रीज एंड रीजन्स हैव एस्टैब्लिश्ड लीगल स्टैंडर्ड्स, राइट? हर कंट्री में अपने अपने स्टैंडर्ड्स सब लोगों ने एस्टैब्लिश किए हैं। दैट मीट्स और एक्सीड्स द मैक्सिमम स्टैंडर्ड सेट आउट इन C155 एंड R164। सो बेसिकली ज्यादातर कंट्रीज ने कुछ लीगल स्टैंडर्ड्स इस तरह से सेट किए हुए हैं जो कि या तो इसे एक्सीड करते हैं या इसे मैच करते हुए। सो दिस इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें। ये है कन्वेंशन C155 और रिकमेंडेशंस R164। सो these legal standards place a duty on the employer to ensure that workplace, work activities and work equipments and substances are so far as reasonably practical, safe and without risk to health। तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, मेनली इनका पर्पस क्या होता है? अब किसी भी स्टैंडर्ड का मेन पर्पस क्या होता है? टू इंश्योर वर्क प्लेस का सेफ्टी, वर्क एक्टिविटी सुरक्षित हो, वर्क इक्विपमेंट सुरक्षित हो, सब्सटेंसेस या और वो कितना रीजनेबली मतलब इतना तो होना ही चाहिए, कम से कम मिनिमम। सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। और बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन आप अपने दिमाग से निकालें। ऐसी बेसिकली स्टैंडर्ड्स या गाइडलाइंस जो होती हैं या फॉर्मेट्स जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं स्टैंडर्ड्स में, ये गाइडलाइंस है, जरूरी नहीं हमें वही बनाना, नहीं वही स्टैंडर्ड बनाना है, वही फॉर्मेट यूज करना है, ऐसा नहीं होता है। देयर इज, हम लोग एज एन एसेसर जब हम लोग जाते हैं तो मैं कई बार पूछता हूँ कि ये फॉर्मेट आप लोगों ने अपने हिसाब से चेंज क्यों नहीं किया? मतलब इसके अंदर तो काफी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, काफी सारे ऐसे कॉलम्स हैं जो कि ब्लैंक है। हाँ सर, वो हमारी एक्टिव साइट के रिलेटेड नहीं है, तो लेकिन फिर भी हमने बना रखे हैं। सो प्रिपेयर फॉर्मेट्स एंड अननेसेसरीली कॉलम्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप कोई भी अगर एक एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट करते हैं या कोई एक एक्स्ट्रा कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उसे आप भरना तो पड़ेगा। सो अल्टीमेटली दैट इज ऑल्सो ऑन टू यू। सो आपको बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए और ये डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है, और उसके हिसाब से फिर आप आगे बढ़िए। अब हम लोग बात करते हैं आगे बढ़ते हुए, लीगल स्टैंडर्ड्स also place a duty on workers
to look after their own and other people's health and safety. लीगल स्टैंडर्ड जो है वो कुछ ड्यूटीज प्लेस करते हैं वर्कर्स के ऊपर भी, जो कि ये कहते हैं कि भाई आप और आपके सराउंडिंग में जो लोग आपके अदर पीपल जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं उनके हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर भी कुछ असर ना पड़े, इसके लिए भी स्टैंडर्ड्स हैं. सो फाइनली जो पॉइंट आता है वो आता है like failure to comply with these legal standards may lead to enforcement actions by the authorities. अगर आप इनमें फेल होते हैं तो लीगल अथॉरिटीज आपके ऊपर एक्शन ले सकती है, और प्रोसिक्यूशन थ्रू अ कंट्रीज क्रिमिनल कोड. बेसिकली क्रिमिनल कोड के अंदर आपको प्रोसिक्यूट भी किया जा सकता है. सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन यूजुअली रिजल्ट्स इनटू फाइन बट मे आल्सो रिजल्ट इन इम्प्रिजनमेंट. सो अगर किसी ने अगर आपके ऊपर केस कर दिया है हेल्थ एंड सेफ्टी के मेथड को लेके या हेल्थ एंड सेफ्टी के एस्पेक्ट्स को रिलेटेड लेके, सो ये यूजुअली प्रोसिक्यूशन क्रिमिनल कोर्ट्स में जाता है, क्योंकि दिस इज अगेन अ क्रिमिनल ऑफेंस. देखिए एक तरह से ये कहा जाता है कि अगर एम्प्लॉयर हैं तो अगर आपने सुरक्षित ढंग से सारी जानकारी अगर लेबर को नहीं दी है और आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभाई है तो इसे षड्यंत्र कहा जाएगा कि आप षड्यंत्र कर रहे हैं लोगों को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ. सो ये क्रिमिनल ऑफेंस में जाता है. और अगर वर्कर जो आदमी आपके यहाँ पे काम कर रहा है, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनको अगर जानकारी दी गई है और उसके बावजूद भी अगर वो चीजें बाईपास कर रहे हैं तो वो भी क्रिमिनल ऑफेंस में आता है कि भैया जब आपको जानकारी दी गई है तो आप जानबूझ के क्यों कर रहे हो. सो उसे आर्सन में डाला जा सकता है, या फिर बोलते हैं ना कि अनइंटेंशनल मिसचिफ या अनइंटेंशनल मर्डर तक की धाराएं लग सकती है. सो ये अलग अलग चीजें हैं कि भाई अगर आप जानबूझ के अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो अनइंटेंशनल मर्डर की धारा. सो ये सब हर लॉ में एनफोर्समेंट में ये पनिशमेंट्स का जिक्र है. नाउ वर्क रिलेटेड इंजरीज में रिजल्ट इनटू कंपेंसेशन. अब ज्यादातर क्या होता है कि भाई हम लोग बहुत दया भाव हैं और ह्यूमन राइट्स हमारे यहाँ पे बहुत चलते हैं. हम लोग सामने वाले को विक्टिम, अरे उसको चोट लग गई कोई बात नहीं, भले गलती उसकी थी, तो उसे यूजुअली क्या होता है कंपेंसेशन दे दिया जाता है. लेकिन सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में ऐसा है दैट वर्क रिलेटेड इंजरीज मे रिजल्ट इन कंपेंसेशन बीइंग पेड टू द विक्टिम. In some countries, this is achieved by the legal action through civil courts. मतलब आप ये सोचिए कि कुछ कंट्रीज में तो ये जो कंपेंसेशन देने वाला जो फॉर्मेट है ये लीगल कोर्ट्स के थ्रू किया जाता है, सिविल कोर्ट्स के थ्रू, कि हम बताएंगे आपको कंपेंसेशन कितना देना है. तो उसके अंदर क्योंकि कोर्ट केस होते हैं तो अच्छा खासा लिस्ट होता है कि भाई वो इतने साल काम करता, अभी उसकी इतनी एज है, वो इतना साल काम करता तो इतना कमा सकता था, उसका ग्रोथ इतना था तो उसके हिसाब से उसकी इतनी कमाई हो सकती थी, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका फिर कंपेंसेशन बनाया जाता है. सो दिस इज अगेन व्हेन लीगल एक्शन या कोर्ट ऑफ लॉ में अगर केस फाइट होता है तो. सो कंपेंसेशन स्कीम्स जो है हर एक और काफी सारी कंपनीज की खुद की भी कंपेंसेशन स्कीम्स होती है कि भी नहीं अगर देखो अगर आपको गलती से अगर कुछ ऐसा हो गया, सो वी हैव ऑलरेडी प्लान्ड एंड दिस इज अ कंपेंसेशन पॉलिसी एंड वी आर गोइंग टू पे द कंपेंसेशन अकॉर्डिंग टू द कंपेंसेशन पॉलिसी. सो दिस इज वेरी क्लियर. अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं. सो क्वेश्चन आंसर्स ये हमारी थोड़ी बहुत एक बैकग्राउंड आउटलाइन थी, जरूर याद रखिएगा. इंटरनेशनल लेबर लॉ ILO, इसके अंदर हम लोगों ने बात किया कन्वेंशन C155 एंड रिकमेंडेशंस दैट इज R164. ठीक है. अब हम लोग बात करेंगे रेगुलेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी. सो सबसे पहला सवाल जो था वो ये था, एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टुवर्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स. यहाँ हम लोग क्या पूछ रहे हैं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात हो रही है, एम्प्लॉयर, मालिक की. सो मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है. नाउ टू प्रोवाइड वर्क प्लेस, किसी भी वर्क प्लेस का अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में बात करते हैं, सो टू प्रोवाइड वर्क प्लेस एंड वर्क इक्विपमेंट, टू प्रोवाइड सबसे पहला तो क्या उसकी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या आती है, टू प्रोवाइड वर्क प्लेस काम करने की जगह, एंड वर्क इक्विपमेंट काम करने के इक्विपमेंट्स, एंड यूज वर्क मेथड्स एंड जो उसके मेथड्स हैं जिस तरह से काम करना है इसकी जानकारी, which are safe and possess no risk to health.
मतलब एक एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी क्या होती है, एक तो वर्क प्लेस प्रोवाइड करे जहां आप काम करेंगे, वर्क इक्विपमेंट प्रोवाइड करे जिन इक्विपमेंट के साथ में काम करेंगे, वर्क मेथड किस तरह से काम करेंगे, और वो इस तरह से होने चाहिए कि वो मिनिमम रिस्क या पजेस सेफ, मतलब नो रिस्क टू हेल्थ, हेल्थ को तो स्पेसिफिकली कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। दिस इज पॉइंट नंबर 1, दैट इज ए, जो हम लोगों ने पिछला जो वीडियो था उसमें आपने देखा। इसको आप इंग्लिश में देखेंगे तो ये एक थॉरो उसमें है, मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ इसलिए थोड़ा समय लगता है। सो टू प्रोवाइड वर्क प्लेस एंड वर्क इक्विपमेंट एंड यूज वर्क मेथड विच आर सेफ एंड possess नो रिस्क टू हेल्थ। बी पॉइंट जो था वो ये था, टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस एंड ट्रेनिंग, मतलब प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस भी होनी चाहिए और ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। उसके बाद आता है टू प्रोवाइड नेसेसरी सुपरविजन, सुपरविजन भी प्रोवाइड करना है, वो भी उनकी जिम्मेदारी है। टू पुट इन प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी अरेंजमेंट्स adapted to suit the size and nature of undertaking, मतलब जो टू पुट प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी अरेंजमेंट्स, इस तरह से हेल्थ एंड सेफ्टी के अरेंजमेंट्स किए जाएं, एडेप्टेड टू सूट द साइज ऑफ नेचर ऑफ अंडरटेकिंग, मतलब जो साइट्स की जो स्पेसिफिक कंडीशन है उसको सूट करते हुए अरेंजमेंट्स किए जाएं। टू प्रोवाइड एनी नेसेसरी पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट्स फ्री ऑफ चार्ज। टू मतलब ये तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि पीपी आपको प्रोवाइड करना है और इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना है फ्री ऑफ चार्ज। कोई ये तो नहीं बोलेगा एक मिनट आपको जूते चाहिए, ठीक है 1000 रुपये होंगे ऐसा नहीं होता है। सो दे हैव टू, कंपनीज हैव टू प्रोवाइड, बेसिकली अगर आपके यहाँ पे कोई लेबर अगर काम कर रहा है तो वो आपको ये एम्प्लॉयर की ड्यूटीज में आता है दैट यू हैव टू प्रोवाइड द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, अगर उस जॉब के रिलेटेड अगर आपको जरूरत है तो। टू एंश्योर दैट आवर्स ऑफ वर्क do not adversely affect employees health and safety, मतलब आप कितने घंटे काम कर रहे हैं वो आपकी हेल्थ को या एम्प्लॉय के हेल्थ एंड सेफ्टी को इफेक्ट ना करे, इस तरह से उसको चीजें मतलब वर्किंग आवर्स डिसाइड करने हैं। इसके बाद आता है जी, दैट इज टू रिमूव एनी एक्टिविटीज कॉजिंग एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल फटीग, हर वो एक्टिविटी जो कि ज्यादा स्ट्रेस फिजिकली या मेंटली अगर दे रही हो तो उस एक्टिविटी को कैसे बेहतर ढंग से किया जा सकता है, उसके ऑल्टरनेट्स क्या हो सकते हैं, वो एक एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है दैट ही हैज टू एंश्योर दैट लेबर के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस ना आए, ज्यादा फिजिकल एक्सर्शंस ना हो, क्योंकि ये फिजिकल एक्सर्शंस बाद में इंजरी में कन्वर्ट होते हैं या मेंटल फटीग जो है वो इंजरी को बढ़ावा दे सकते हैं, इसीलिए you have to take care of this। उसके बाद आता है to stay up to date with knowledge in order to comply with the above, मतलब आपको ये इंश्योर करना है कि नॉलेज प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लोगों को दी जाए ताकि वो एक अच्छी तरह से काम कर सके। या हम लोग कहते हैं कि भी स्टे अप टू डेट इन नॉलेज, ज़्यादातर जब हम लोग बोलते हैं तो इसे इसके अंदर ट्रेनिंग आती है, नाउ दैट कैन बी जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग, साइट स्पेसिफिक ट्रेनिंग, एक्टिविटी स्पेसिफिक ट्रेनिंग। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1, जिसके अंदर हमने सारे रीजन समझा दिए व्हाट आर द एम्प्लॉयर्स ड्यूटी। अब हम लोग बात करते हैं आउटलाइन द वर्कर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी एंड डिस्क्राइब देयर राइट्स। सो सबसे पहले हम लोग वर्कर्स की जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करते हैं, सो दैट मीन्स क्वेश्चन 2 ये है, आउटलाइन द वर्कर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी एंड डिस्क्राइब देयर राइट्स। सो सबसे पहले आता है जनरल ड्यूटीज, अगर वर्कर है तो भाई उनकी जनरल ड्यूटीज आती हैं। तो जनरल ड्यूटीज क्या होती हैं? सो सबसे पहले आता है टेक रीजनेबल केयर फॉर देयर ओन सेफ्टी एंड दैट of the other persons who might be affected by their acts that they do and the things they fail to do। सबसे पहले वर्कर की ड्यूटी ये होती है कि आप इस ढंग से काम करें कि आपकी वजह से या आपके बर्ताव की वजह से या आपके काम करने के तरीके की वजह से किसी दूसरे को नुकसान ना हो, और आपको चीजें ढंग से मतलब समझ में आ गई हो, इस तरह से आपको काम करने के सोच समझ के काम करिए ताकि आप उसमें कुछ गलत ना कर बैठे। सो दैट इज बाय देयर एक्ट्स दैट दे डू एंड द थिंग्स दे फेल टू डू, मतलब आपसे किसी और पर्सन को कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए आपके काम करने के। जैसे अगर कोई आदमी नीचे बैठा हुआ है और आपने वाल खोल दिया और वाल खुल गया, उसके ऊपर कुछ गिर गया या गर्म स्टीम लग गया या कुछ भी लग गया, सो ये केयरलेसनेस होती है, इसे हम लोग हॉर्स प्ले भी बोलते हैं, है ना। सो ये नहीं होना चाहिए। सो
ये दिस इज इसीलिए इट इज अगेंस्ट द लॉ, और इसके लिए आपको पैनलाइज भी किया जा सकता है. नाउ सेकेंड पार्ट बी, दैट इज कंप्लाई विद सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स. जो भी सेफ्टी के इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीजर्स जो आपको सिखाए गए हैं या बताए गए हैं, आपको उन्हें कंप्लाई करना है. मतलब इसमें ये नहीं हो सकता कि अगर आपको ये बता दिया गया है कि ये चीज आपको करनी है, ये फॉर्मेट आपको भरना है, या ये वाल ओपन किए बिना या ये वाल बंद किए बिना इसको ऑपरेट नहीं करना है, तो आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा. शॉर्टकट नहीं चलते हैं, या आप नहीं मैं तो भूल गया, ये नहीं चलता है. सो जब आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सो यू मस्ट ऑलवेज कंप्लाई विद द सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स. इसके बाद आता है यूज ऑल सेफ्टी डिवाइसेस एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स करेक्टली एंड डू नॉट टेम्पर विद इट. किसी भी सेफ्टी डिवाइस या प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को सही ढंग से इस्तेमाल करिए और उसके अंदर जुगाड़ू टेक्निक अपनी ना लगाएं. कई बार इसका एक एग्जांपल बहुत सिंपल है. हम लोग यूजुअली देखते हैं कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, एक कुछ नट अगर खोलना है तो डिसमिस लगाया और उसको खोल दिया. क्या था भाई, वो पाना जो था वो बड़े साइज का था, तो डिसमिस ठोका और उससे खोल लिया. ये गलत तरीका है. सो यू शुड ऑलवेज यूज द करेक्ट साइज ऑफ इक्विपमेंट, करेक्ट साइज ऑफ टूल, और कभी भी इन इक्विपमेंट्स के साथ में टेम्परिंग नहीं होना चाहिए. कई बार होता है गर्मी लग रही है तो थोड़ा सा होल कर लो, ये कर लो, ना ना ना, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है. ऐसी कोई भी पीपी अगर बनाई जाती है तो उसके पीछे बहुत सोच लगी है, बहुत थॉट प्रोसेस गया है, तब जाके उसको बनाया गया है. और स्पेसिफिकली जो सेफ्टी के इक्विपमेंट्स होते हैं वो इसीलिए बहुत क्रूशियल होते हैं. इसके बाद में आता है रिपोर्ट एनी सिचुएशन which they believe could be hazardous and which they cannot themselves correct. आपको हमेशा ऐसी कंडीशन, अगर आपको कोई भी ऐसी स्थिति नजर आती है कि यार ये थोड़ी खतरनाक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत अपने सीनियर्स को, अपनी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करिए कि ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है. तो चिंता मत करिए, लेकिन हमेशा सामने वाले सामने जो सुपीरियर अथॉरिटी है उन्हें इन्फॉर्म करिए. सो दैट कम्स अंडर योर जनरल ड्यूटीज. ये तो आपकी जनरल ड्यूटीज है. इसके बाद में आता है रिपोर्ट एनी वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट्स और इल हेल्थ. अगर आपकी तबीयत खराब है तो यू आर नॉट सपोज टू वर्क. सर थोड़ा सा ही बुखार है, सर थोड़ी सी खांसी है, सर थोड़ा सा सर्दी हो रहा है, ये नहीं चलता है. अगर आप 100% फिट नहीं है या तो यू आर नॉट फिट. अगर गलती से सपोज किसी आदमी को सर्दी हो रखी बहुत तेज, और अगर उसको वर्क एट हाइट करने भेज दिया, उसको ऊपर अगर छींक आ गई तो क्या होगा. जब आपको छींक आती है तो नेचुरली आदमी डिसबैलेंस होता है. अब वर्क एट हाइट पे उसको आप अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे. लेकिन है कितनी चीज, जैसा थोड़ा सा इधर जुकाम हो रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा जुकाम कितना डेंजरस हो सकता है. सो इसीलिए जब आपकी तबीयत अगर ठीक नहीं है, सो यू आर नॉट सपोज टू वर्क. देयर इज नथिंग रॉन्ग. लोग सोचते हैं कि नहीं आज ही सारा कमा लूं. भैया तुम्हारा एक दिन की कमाई जो है वो तुम्हें बाकी 3 दिन की कमाई गंवा सकते हो. सो इट इज बेटर दैट यू ऑलवेज मेक श्योर दैट योर हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं ना, तो हेल्थ इज ऑलवेज वेल्थ. आप 10 रुपए बचाने के लिए या 100 रुपए बचाने के लिए 1000 रुपए खो देंगे. सो यू ऑलवेज मेक श्योर दैट यू ऑलवेज रिपोर्ट एनी वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट एंड इल हेल्थ, जो भी आपकी साइट के ऊपर है आपको, तो उसे आप हमेशा रिपोर्ट करिए, एक्सीडेंट्स को भी और इल हेल्थ को भी. ठीक है. इसके बाद में आता है राइट्स ऑफ वर्कर्स. तो राइट्स ऑफ वर्कर्स जब हम लोग बात करते हैं तो राइट ऑफ वर्कर में क्या चीजें आती हैं. सबसे पहले आता है द राइट टू प्रोवाइड with adequate information on actions the employer has taken to ensure occupational safety and health. राइट ऑफ वर्कर में क्या आता है? एडिक्वेट इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन, सही तरह की इंफॉर्मेशन या जानकारी, काम के रिलेटेड की जो जानकारी है वो राइट्स है. वो आपका राइट है जानना कि ये मैं इसके अंदर मुझे क्या जानना जरूरी है. तो यू मस्ट इंश्योर दैट यू नो कंप्लीटली द वर्क इंस्ट्रक्शन. जो भी एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन आपको किसी काम के रिलेटेड चाहिए वो आपके पास, वो एम्प्लॉयर की ड्यूटी है आपको देना, और वो आपका राइट है, वो आप ले सकते हैं. इसके बाद आता है राइट टू नेसेसरी ट्रेनिंग इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ. ये भी आपका राइट है. सर हमें नहीं आता है, हमें आप ट्रेनिंग दिलवाइए, तो वो ट्रेनिंग भी आपका राइट है. किसी को एजुकेशन लेना, उस एक्टिविटी के रिलेटेड या कंपनी के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेना, वो भी आपका राइट है. बिना जानकारी के अगर आप काम करेंगे तो वो गलत है. लोग फ्रेशर्स होते हैं, हाँ हाँ हम सर समझते हैं. अरे कुछ नहीं समझते हैं. ये कॉन्फिडेंस मत दिखाइए, पहले सीख लीजिए. देखिए किसी भी चीज को सीखने के लिए हमेशा
आपने जो सीखा है ना उसका परसेप्शन हटाना बहुत जरूरी होता है। जरूरी नहीं है जो आपने सीखा है वही एक्टिविटी वहां हो रही हो। तो पहले सुन लीजिए, सीख लीजिए, इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है। इफ वी डोंट लिसन विल नॉट नो एनीथिंग। इसके बाद आता है राइट टू बी कंसल्टेड बाय एम्प्लॉयर ऑन ऑल मैटर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रिलेटेड टू देयर वर्क। मतलब आपका ये राइट है कि आप के जो एम्प्लॉयर हैं उससे किसी भी तरह की ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ के रिलेटेड जो काम से लगती चीजें हैं उसके बारे में आप जानकारी हासिल करें और उनसे कंसल्ट भी करें, एम्प्लॉयर से कंसल्ट करें। करेक्ट। तो ये आपका राइट है। इसके बाद में यू ऑल्सो हैव अ राइट टू लीव द वर्क प्लेस विच द वर्कर हैज अ रीजन टू थिंक presents an imminent and serious danger to their life of health or health and not to be compelled to return until it's safe। तो ये भी आपका राइट है। हर आदमी किसी कंपनी में अगर काम करने जा रहा है और उसे अगर ये कहा जाए कि मैं हूं ना, कर ले फटाफट, भैया आप हो ना, आप तो शाहरुख खान बने पीछे बैठे रहो, खड़े रहोगे, सामने तो लेबर को जाना है। तो वो लेबर का राइट है that you can refuse to work। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये खतरनाक है और इससे मेरी जान को नुकसान हो सकता है, तो आदमी काम करने से मना कर सकता है कि नहीं, इसे और कोई तरीका है क्या सेफली करने का, मुझे ये तरीका सेफ नहीं लग रहा। बट इट शुड बी जस्टिफाइबल। ऐसा नहीं मेरे को तो काम ही नहीं करना, आप हर काम के लिए मना कर दो, वो भी पॉसिबल नहीं है। आपका ये राइट है। पहले तो उस काम को किस तरह से सेफली किया जा सकता है वो जानिए। अगर फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर इसके अंदर ना मेरे को ये चीजें ठीक नहीं लग रही, लेकिन काम तो करना पड़ेगा, लेकिन उसे सेफ ढंग से कैसे किया जा सकता है उसके बारे में जानकारी लीजिए और प्रॉपर ढंग से करिए। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, दैट इज आउटलाइनिंग वर्कर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी। अब हम लोग तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल है हमारा, आउटलाइन द रोल्स ऑफ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू मेंटेन हेल्थ एंड सेफ्टी and define the action enforcement agencies can take on non-compliance of health and safety standards. What are the consequences for an employer of non-compliances with health and safety legal responsibilities? तो हम लोग सबसे पहले अभी यहाँ पे बात करेंगे रोल्स एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज का रोल क्या होता है हेल्थ एंड सेफ्टी में और उसके एक्शंस किस तरह से होते हैं। सो बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं, इसका आंसर बड़ा सिंपल है। The consequence of an employer of non-compliance with health and safety responsibilities include: first, enforcement action, prosecution through criminal court by the related authorities या enforcement agencies. These criminal actions are normally brought by state। ये बेसिकली एनफोर्समेंट एक्शंस जो है ये प्रोसिक्यूशन होता है कोर्ट के अंदर। जैसे अगर आप कंप्लाई नहीं कर पाते हैं, एजेंसी कोई भी एजेंसी या अगर कंप्लाई नहीं कर पा रही है सेफ्टी के स्टैंडर्ड से, तो उनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जाता है। जैसे अगर आप जीपीसीबी में पॉल्यूटेंट डायरेक्ट पानी में छोड़ दो तो एक्शंस होते हैं, क्लोजर नोटिस आता है, लीगल नोटिस आते हैं, कोर्ट में केस चलता है, ये सब चीजें होता है। तो ये जो है वो स्टेट बॉडीज, जैसे हम लोग स्टेट की जो बॉडीज होती हैं, जो स्टेट रेगुलेटरी बॉडी है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, स्टेट फैक्ट्री इंस्पेक्टरेट है, इंडिया के अंदर स्टेट फैक्ट्री इंस्पेक्टरेट है, तो ये सब एजेंसीज के साथ में आप लोगों को डील करना पड़ता है। इसके बाद में आता है कंपेंसेशन क्लेम्स बी। ये तो पहला पार्ट आ गया आपका फैक्ट्री को रिलेटेड। दूसरा पार्ट आता है कंपेंसेशन क्लेम्स। सो कंपेंसेशन क्लेम्स for any ill people or injured, perhaps resulting in action through civil court. Now civil action is normally started by the injured person themselves। तो दो तरह से चीजें होती हैं जिसके अंदर पहला होता है एनफोर्समेंट एजेंसीज आपके ऊपर केस करें, और दूसरा होता है जब लोग आपके ऊपर, जो किसी आदमी को चोट लग गई तो वो कंपनीज के ऊपर जो केस करता है। सो ये दो तरीके हैं। मतलब ये आता है आउटलाइन द रोल ऑफ एनफोर्समेंट एजेंसीज। तो दोनों तरह से, जैसे सिविल कोर्ट ऑफ लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव या क्या कहते हैं स्टेट एजेंसीज या
एनफोर्समेंट एजेंसीज जो होती हैं, फैक्ट्री इंस्पेक्टर हो गया, ये हो गया, ये दोनों आपके ऊपर केस कर सकते हैं. सो दीज आर द टू वेज हाउ दीज केसेस हैपेंस. सो इसको बहुत क्लियरली इंग्लिश में मैं रिपीट कर देता हूँ बिकॉज ये इंग्लिश में ज़्यादा बेटर समझ में आता है. एनफोर्समेंट एक्शन और प्रोसिक्यूशन थ्रू द क्रिमिनल कोड by the relevant authorities, that is enforcement agencies. These criminal actions are normally brought by the state. B. Compensation claims from any ill or injured person, perhaps resulting in action through the civil court. Civil action is normally started by the injured person themselves. Naturally, सिविल कोर्ट में कौन जाएगा ना, जो आज जिस आदमी को चोट लगी वही जाएगा. सो दीज आर द टू वेज दैट एनफोर्समेंट एजेंसीज एक्ट अगेंस्ट यू. फोर्थ क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है, काफी लंबा हो गया ये सेशन, सो हम लोग इसको जल्दी जल्दी से ले लेते हैं. आउटलाइन सोर्स इंफॉर्मेशन अवेलेबल हेल्थ एंड सेफ्टी. सो व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ सोर्स इंफॉर्मेशन, तो सोर्स इंफॉर्मेशन दो तरह से होती है हेल्थ एंड सेफ्टी में, इंटरनल सोर्स इंफॉर्मेशन और एक्सटर्नल सोर्स इंफॉर्मेशन. सो इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब आपको अगर किसी फैसिलिटी के बारे में अगर जानकारी चाहिए, उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो कितने डॉक्यूमेंट्स या कितनी चीजें आपको इंटरनली मिलेंगे और कितनी एक्सटर्नली. सो इंटरनली क्या क्या चीजें मिल सकती हैं या कितनी चीजें जो इंटरनली ऑर्गेनाइजेशंस में होती हैं, तो ये एक लिस्ट है, मैं आपको क्विकली बता देता हूँ. ए, एक्सीडेंट एंड इल हेल्थ रिकॉर्ड, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, रिस्क असेसमेंट रिकॉर्ड्स, safety representative inspection reports, audit reports, undertaking by organization and external agencies, मतलब थर्ड पार्टी या इंटरनल ऑडिट किया हुआ वो. उसके बाद में सेफ्टी कमिटी मीटिंग के रिकॉर्ड्स, एब्सेंटी रिकॉर्ड्स, मेंटेनेंस रिकॉर्ड, ट्रेनिंग रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड, इक्विपमेंट एग्जामिनेशन एंड टेस्ट रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वर्कर, मतलब हीरा काम का डॉक्यूमेंट. सो ये आपका ABCD ये है. तो ये क्या हो गया आपका एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, उसके बाद में रिस्क असेसमेंट की रिपोर्ट B. सी हो गया आपका रिस्पेक्टिव इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव सेफ्टी का जो उसकी रिप्रेजेंटेटिव इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल और एक्सटर्नल कराई हुई, सेफ्टी कमेटी की मीटिंग के रिकॉर्ड्स होते हैं E. रिकॉर्ड F की मेंटेनेंस रिकॉर्ड, training records, medical records, J, equipment examination and test reports, and K, documents that provide information to the workers. ये हो गए सारे internal documents. So these come under internal source of information available within the organization. इसके बाद आता है external source of information available outside the organization. अब एक्सटर्नल सोर्स जो है वो बेसिकली क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. सो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग गूगल करते हैं, सो दैट इज एन एक्सटर्नल सोर्स. इंफॉर्मेशन ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड्स कैन बी ऑब्टेन थ्रू रिलेवेंट नेशनल अथॉरिटीज या बॉडीज. जो नेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं या किसी भी कंट्री के अंदर उनके एक अपनी गाइडलाइंस होती हैं, अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो इंफॉर्मेशन आपको लोकल रेगुलेटिंग बॉडी से मिल सकती है, विच इज पब्लिश्ड इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फैक्ट्री एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, ये सब जो होते हैं, ये सारी चीजें. एंड ये जो लीगल स्टैंडर्ड्स हैं, सो दीज आर बेसिकली गाइडेड डॉक्यूमेंट्स. एंड इंडिया के अंदर DG फासली है, डिश है, GPCB है, CPCB है, ये सारी एजेंसीज हैं जो अलग अलग तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल सोर्स पे आपको अवेलेबल है. इनके फॉर्म्स होते हैं ना, जो हम लोग फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4 से 37 तक कितने सारे फॉर्म्स हैं, 42 कितने फॉर्म्स हैं. सो ये अलग अलग फॉर्म्स हैं और हर एक फॉर्म का अलग अलग इम्पोर्टेंस है, हर एक फॉर्म अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है. इसके बाद में आता है इंटरनेशनली. अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेशनली रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं, आप लोग उन्हें विजिट कर सकते हैं, जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव HSC, अगर आपको पता होगा UK का साइट है वो. सो hsc.gov.uk एक ये साइट है, ये आप विजिट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी. उसके बाद में आपको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन OSHA,
यूएसए में। सो यूएसए का भी है, दैट इज www.osha.gov। सो यहाँ पे आपको ये ओशा की इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद में आता है यूरोपियन एजेंसी फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ, दैट इज ईयू। तो ईयू में यूरोपियन यूनियन में उसका वेबसाइट है मेरे ख्याल से http osha.europa OSHA.europa EUROPA.EU। सो दैट इज द यूरोपियन यूनियन का। उसके बाद में आप देख सकते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। सो दैट इज वेबसाइट है ILO www.ilo.org। और एक और है वर्क सेफ, दैट इज इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एट www.commerce.wa.gov.au/worksafe। सो ये वेबसाइट है ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की। ये सारी इंटरनेशनल एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन आप कहाँ से गैदर कर सकते हैं, ये वो इंफॉर्मेशन की लिंक्स हैं जो आप लोगों के लिए बेटर रहेंगी। ये लिंक्स जो हैं ये मैं नीचे इसमें भी डाल दूंगा टेक्स्ट बॉक्स में। तो कई बार लोग बोलते हैं कि हम लोगों को सर वो सुना लेकिन वो लिख नहीं पाए, तो कोई बात नहीं, मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी ये इन्फॉर्मेशन। तो आप डिस्क्रिप्शन से भी आप एक्सटर्नल रिसोर्सेज जो हैं इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए, इंफॉर्मेशन गूगल के ऊपर हर समय सही नहीं होती है, इट इज़ नॉट 100% श्योर ऑन एब्सोल्यूट। सो हमेशा कोशिश ये करिए कि आप जो भी इंफॉर्मेशन सीख करते हैं वो रेगुलेटेड या अथॉरिटिव वेबसाइट से या अथॉरिटिव जगह से आप इंफॉर्मेशन गैदर करिए। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज लाइक मैं आपको ये इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहा हूँ हैज डायरेक्ट सोर्स, मतलब आप सीधा भाई आपको डीजी फासली से भी ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे मैंने ILO का जो मेंशन किया पहले C155, सो ये स्टैंडर्ड्स ही हैं। सो आई हैव नॉट चेंज्ड एनीथिंग, आई हैव नॉट डन एनीथिंग इन दैट। So it is a very clear cut guideline, it is available. So always standards and all these things should be presented as it is. तो आप ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन वहाँ से लीजिए। ये सेशन को कंक्लूड करने से पहले एक सिंपल ये चीज़ जो है ये भगवद गीता में भी आती है, और भगवद गीता में 4थे अध्याय के पहला, दूसरा, तीसरा श्लोक है जिसमें भगवान बताते हैं कि ये जो परंपरा सिस्टम से इंफॉर्मेशन जो बिना किसी मैनिपुलेशन के जो नीचे ट्रांसफर होनी चाहिए थी एज इट इज, वो हुई नहीं, वो परंपरा सिस्टम में आ रही थी। तो वो क्या होता है, धीरे धीरे लुप्त हो गई। इसीलिए 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन मैं ये ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ। भगवान ने 4थे अध्याय में पहले, दूसरे, तीसरे श्लोक में ये बताया कि भाई सबसे पहले मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने विवस्वान सूर्यदेव जो है विवस्वान, उन्होंने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और इस तरह से ये परंपरा सिस्टम में आ रही थी। धीरे धीरे ये ज्ञान लुप्त हो गया और अब मैं तुम्हें ये ज्ञान दोबारा दे रहा हूँ। So this is what it is. So all this information should come to you as it is. So I hope I was able to give you a very detailed session on this. और कोशिश करूँगा मैं आपसे जुड़े रहूँ। Do subscribe the channel and do like and share the video as well. Thank you.